आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रोनित के साथ। मेरा नाम राजू है। ये कहानी तब की है जब मैं छोटा बच्चा था। हालांकि मेरा बचपन नॉर्मल बच्चों के जैसा ही था, लेकिन मेरा बचपन बहुत खूबसूरत था। मेरा बचपन खूबसूरत इसलिए था क्योंकि मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र, सबसे अच्छा दोस्त, मेरे भाई की तरह दोस्त मेरे साथ था। हम लोग स्कूल साथ में जाते थे, हर काम साथ में किया करते थे और इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते थे। बचपन इतने मज़े में कटा कि पता ही नहीं चला कि कब बचपन गया, जवानी आ गई। धीरे धीरे हम लोगों ने नौकरी की तलाश शुरू की और मेरी नौकरी शहर में लग गई। मेरी नौकरी जिस दफ्तर में लगी थी, वहाँ मुझे पता चला कि एक और आदमी की जगह खाली है। मुझे तुरंत लगा कि मेरे भाई का भी यहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसे मनाए कैसे, क्योंकि वो शहर जाकर नौकरी करने के लिए तैयार ना था। रात में नींद ना आने की बीमारी थी, जिसके वजह से उसे दिन में काम करने में काफ़ी तकलीफ पेश आती, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं तो काम करना ही पड़ता। तो ये तो सबसे अच्छा था कि हम दोनों एक ही साथ एक ही दफ्तर में काम करें। मैंने उसे बहुत मनाया, बहुत समझाया और बहुत मान मनौवल के बाद फाइनली वो मान ही गया। फिर हम दोनों शहर में गए और एक ही कंपनी ज्वाइन कर ली। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि हम दोनों अब रूममेट्स भी थे। मुझे तो लगा था कि अब हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल होने वाली है, क्योंकि अब हम दोनों साथ में रहने वाले हैं। लेकिन मुझे उस टाइम ये पता ना था कि हम लोग के ज़िंदगी में कितना बड़ा भूचाल आने वाला है। खैर, हम दोनों ने नौकरी ज्वाइन कर ली और धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पे आने लगी थी। लेकिन एक समय के बाद मेरे दोस्त की नींद ना आने की बीमारी उसके ऊपर हावी होने लगी कर उससे ज़्यादा मैं परेशान रहने लगा। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपने दोस्त के लिए कुछ करूँगा। फिर हम लोग हर तरह का नुस्खा ट्राई किए, नीम हकीम, डॉक्टर, दवाई, बाकी की सारी चीज़ें, लेकिन कुछ भी उस पर काम ना आया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उसे कहानियाँ सुनने का आइडिया दिया जाए, क्योंकि मैं भी यही करके रात में चैन की नींद सोता था। और ये आइडिया देने के बाद उसने ये ट्राई तो किया, लेकिन पहले उसने नॉर्मल कहानियाँ सुनी, जिससे मुझे ये लगा कि उससे थोड़ा फ़ायदा तो हो रहा है। जो कि 4 बजे सुबह में सोया करता था, अब वो 3 बजे तक सो जाता है। फिर भी धीरे धीरे उसका झुकाव हॉरर स्टोरीज के तरफ होने लगा और धीरे धीरे ये झुकाव ऑब्सेशन, जुनून बनने लगा। फिर वो इन सारी चीज़ों के लिए पागल होने लगा। वो दिन रात भूत, पिचास, जिन, बैताल, प्रेत के बारे में सर्च करता और ऑनलाइन जब सर्च कर करके उसका मन ना भरा, तो कुछ दिन बाद वो इनके बारे में किताबें खरीद के घर पे लाने लगा। दिन दिन भर वो किताबें पढ़ता, परेशान रहता। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करता तो वो इन्हीं चीज़ों के बारे में सिर्फ मुझसे बात करता। मैंने उससे कहा, भाई ये सारी कहानियाँ सुनने तक तो ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में शाम होने के बाद बात करने के लिए बड़े बुजुर्गों ने मना किया है। तो वो हंस के कहता कि रात क्या और दिन क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात जिस चीज़ के बारे में करनी है उसी के बारे में ना करूँगा। अब धीरे धीरे उसका झुकाव इन सारी चीज़ों की तरफ बढ़ तो रहा ही था, साथ ही साथ उसका भगवान पर से विश्वास भी कम होते जाता है। क्योंकि जब भी सुबह वो ड्यूटी के लिए जाता था, सबसे पहले भगवान को अगरबत्ती दिखाना, भगवान के सामने सिर झुकाना, घर में घुसते के साथ वो भगवान को प्रणाम किया करता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। दिन रात वो अपने भूतों, प्रेतों, जिन्नों, बैतालों के बीच में पागल हुआ जा रहा था। और इसी चीज़ को देखकर मुझे भी पागलपन के दौरे जैसा आने लगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था इन चीज़ों के बारे में सुन सुनकर कि अब मैं बता नहीं सकता। उसे समझाने की बहुत कोशिश की, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक समय ऐसा आया कि ये ऑब्सेशन अब उसके सिर पे पूरी तरीके से हावी हो चुका था और धीरे धीरे अब उसके व्यवहार में बदलाव भी साफ नज़र आ रहा था। जैसे कि उसके बाल झाड़ने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसके बात करने का, चलने फिरने का तरीका, हर चीज़ बदल चुका था। फिर भी मैंने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि
उसमें मुझे पहले से कई ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था और मुझे लगा हो सकता है इसे भी शहर का हवा लगा हो। लेकिन जब ऑफिस में वो सबसे बदतमीजी से बात करने लगा तो ये चीज़ सभी को खटकने लगी, क्योंकि वो एक बहुत ही विनम्र भाव का आदमी था। वो कभी भी किसी से ऊंचे आवाज़ में बात नहीं किया करता था। बॉस ने भी ये सारी चीज़ें देखी थी। फिर धीरे धीरे वो सबसे बदतमीजी से बात करने लगा। साथ ही साथ एक दिन उसने ऑफिस में किसी पे हाथ भी उठा दिया। इस चीज़ को देखकर बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि मैं उसका जिगरी दोस्त हूँ। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि या तो इसे सुधार लो या फिर मैं इसे आज के आज ऑफिस से निकाल दूंगा। मैंने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, फिर भी वो समझने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, पहले तुम्हारा दोस्त ऑफिस का सबसे अच्छा परफॉर्मर था, लेकिन अब धीरे धीरे जो इसमें बदलाव आ रहा है वो देखकर बाकी लोग पे भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और मैं नहीं चाहता कि किसी एक आदमी के वजह से पूरे ऑफिस का माहौल खराब हो। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उसकी गलतियों के लिए मुझे डांट सुननी पड़ रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ पता लगाया जाए कि आखिर अचानक से उसके व्यवहार में इतना बदलाव कैसे आ रहा है। धीरे धीरे मैंने कई सारी कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन कई सारी कोशिशों के बावजूद कोई भी नतीजा हाथ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि एक बार देखते हैं कि ये रातों में कहाँ निकल के जाता है। फिर मैं रातों में उसके पीछे भी गया। तो शुरू में तो मुझे बस इतना पता चला कि वो वॉक करने ही जाता है, लेकिन बाद में एक दिन मैंने नोटिस किया कि वो चुपचाप अचानक से रात के बीच में उठा और वो बिना हाथ लगाए दरवाजे को खोला और बाहर चला गया। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मुझे पता था कि बिना हाथ लगाए इस दुनिया में कोई भी दरवाजे को खोल नहीं सकता है, और साथ में तब जब दरवाजे की कुंडी लगी हुई हो। फिर भी तब तक मुझे ये पता नहीं था कि ये तो कुछ भी नहीं है। आगे जो मेरे साथ और मेरे दोस्त के साथ होने वाला है वो तो इतना खतरनाक है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। फिर धीरे धीरे उसके व्यवहार में और बाकी सारी चीज़ों में बदलाव तो हम लोग देख ही रहे थे। मैंने इन सारी चीज़ों को लेकर अब काफ़ी परेशान होना और उपाय ढूंढना भी शुरू कर दिया था। लेकिन कई दिनों के बाद भी मुझे जब कोई उपाय समझ में नहीं आया, फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त का पीछा करना ही सही समझा। फिर जब वो मुझे पता था कि कल हाफ टाइम पे बाहर जाने वाला है और शायद वो वापस आएगा भी नहीं, तो मैं उसके पीछे लग गया और मैंने उसका इस तरीके से पीछा किया कि उसे पता ना चले कि मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ। और जैसा कि मैंने सोचा था, काफ़ी दूर तक उसके पीछे चलने के बावजूद उसे ये पता नहीं चला कि मैं उसके पीछे हूँ। फिर धीरे धीरे वो एक सुनसान रास्ते के तरफ मुड़ गया और उसके बाद भी उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। फिर उसने दाएं बाएं देखा और वो एक ऐसे गली में मुड़ गया जो देखकर मेरा दिमाग खराब होने लगा। वो गली सीधे शमशान को जाती थी और उसके आगे और कोई जगह भी नहीं था जाने को। फिर भी मैं उसके पीछे लगा रहा। वो धीरे धीरे शमशान के पास पहुंचा और शमशान के पास जाकर के ही रुक गया। फिर उसने थोड़ी देर बाद इधर उधर देखा और आवाज़ लगाई। बाहर एक आदमी आया और उस आदमी ने एक झोले जैसा कुछ उसे उसके हाथ में पकड़ा दिया। उस झोले में क्या था उस वक्त तो मुझे पता नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त ने उसे पैसे पकड़ाए और वो पैसे लेकर अंदर चला गया। उसके बाद मेरा दोस्त फिर से दाएं बाएं देखकर उस झोले में हाथ डाला और हाथ डालकर जब वो बाहर कुछ निकाला तो वो इंसानी हड्डियां और नर कंकाल, नर खोपड़ी, ये सारी चीज़ें थीं, जो देखकर मुझे लगा अब मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन मैंने खुद को संभाला, क्योंकि शायद मुझे और भी बहुत कुछ देखना बाकी था। फिर मेरा दोस्त वहाँ से निकला और मैं छुप गया ताकि वो मुझे देख ना पाए, और वो आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे। वो वहाँ से निकलकर सीधे एक मुर्गे वाले के पास गया और वहाँ से उसने ज़िंदा मुर्गा खरीदा। लेकिन ज़िंदा मुर्गा, वो तो नॉनवेज खाता ही नहीं था। फिर वहाँ से उसने वो भी उस झोले में डाला और आगे जाकर एक शराब की दुकान पर रुका। अब मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना था। जो नॉनवेज खाता नहीं, दारू पीता नहीं,
वो इन चीज़ों का आखिर करेगा क्या। फिर मैंने खुद को दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, हो सकता है किसी ने ये सारी चीज़ें उससे मंगवाई हों। फिर उसने वहाँ से शराब खरीदी और वहाँ से आगे बढ़ा और आगे जाकर वो तंत्र मंत्र करने वाली सामग्रियाँ खरीदने लगा। ये सारी चीज़ें देख देख कर अंदर से तो मैं बेचैन हो रहा था, लेकिन खुद को बार बार ये समझा रहा था कि कोई बात नहीं, अपना दोस्त है, कुछ गलत नहीं करेगा। धीरे धीरे वो सारी चीज़ों को जुटाते हुए अब मार्केट से बाहर निकलने लगा। फिर वो घर की तरफ बढ़ा और घर जाकर उसने दाएं बाएं देखा और सारी चीज़ें लेके अंदर चला गया और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने सोचा कि अब तो मुझे देखना बहुत ही ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ों के साथ वो अंदर कमरे में आखिर कर क्या रहा है। फिर मैंने बहुत जुगत लगाया, दिमाग लगाया। फिर मुझे याद आया कि एक रोशनदान है जिस पे मैंने और उसने कभी ध्यान नहीं दिया। वहाँ से मैं अंदर की तरफ झांक सकता हूँ कि वो कर क्या रहा है। फिर मैंने कई सारे ईंटा, पत्थर, बाकी सारी चीज़ें एक जगह जुटाई और उसकी हाइट इतनी की ताकि मैं उस पर खड़े होकर अंदर की तरफ झांक सकूं। और जब मैंने अंदर की तरफ देखा तो लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो उस मुर्गे का सिर काटकर उस नर कंकाल के खोपड़ी में डालकर और उसका एक घूंट पीकर बाकी का सामने छलका के कोई मंत्र उच्चारण कर रहा था। ये सब देखने के बाद और इतना ज़्यादा डरने के बाद भी मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि मुझे अपने दोस्त के लिए कुछ करना था और उसके लिए कुछ करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी था कि वो क्या क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। इसीलिए मैं वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा यही सेम चीज़ उसने दारू के साथ भी की। दारू भी इंसानी खोपड़ी में डाली, एक घूंट पी और बाकी का सामने छलका दिया और फिर से कोई मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने अपने लाए हुए सारे सामग्रियों का इस्तेमाल करके कुछ कुछ तंत्र मंत्र किया, कुछ अजीब सी आकृतियाँ बनाई और कुछ कुछ करते रहा। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करते करते शाम ढल चुकी थी। अब हम दोनों के ऑफिस से वापस आने का भी टाइम हो चुका था। जब उसका ये सारा तंत्र मंत्र खत्म हुआ तब तक हम लोगों के ऑफिस से वापस आने का टाइम हो गया था। तो मैं चुपचाप वहाँ से उतरा और उतरकर घर से कुछ दूर चला गया और वहाँ से इस तरीके से वॉक करके आने लगा जैसे कि मैं अभी अभी वो ऑफिस से वापस आ रहा हूँ। मेरे वहाँ तक पहुँचने से पहले ही उसने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर हंसते हुए बोला, अरे भाई, तू ऑफिस से आ गया? तो मैंने पूछा, हाँ भाई, तू तो वापस आने वाला था, तू वापस क्यों नहीं आया? उसने बोला, भाई, घर पे आने के बाद तबीयत थोड़ी अजीब सी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँ। हालांकि मैं जान रहा था कि ये कमरे के अंदर क्या कर रहा था और मुझे अपने दोस्त से, अपने जिगरी दोस्त से डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ इस तरीके से एक्टिंग की जैसे उसे कुछ पता ना चले। फिर मैं अंदर से डरते हुए और बाहर से मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर गया। हालांकि मुझे अंदर ही अंदर डर तो इतना लग रहा था कि शायद मुझे लग रहा था कहीं मेरा पैर कांपने ना लगे, लेकिन फिर भी मैं बाहर से मुस्कुरा रहा था ताकि उसे बिल्कुल भी भनक ना हो कि अंदर से मैं कितना डरा हुआ हूँ। फिर मैं उसके साथ कमरे के अंदर गया और हम दोनों जाकर बैठे। उसके बाद कुछ बहुत बात करने के बाद मुझे ये साफ समझ में आ रहा था कि उसके आवाज़ में एक अजीब सी दोहरी आकृति, दोहरी छवि, दूसरा आवाज़, दूसरा आभास आ रहा है और इससे मुझे लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई और भी बैठा हुआ है जो उसके साथ बोल रहा है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है ये सब जो किया या खून जो पिया है उसने, उसके वजह से इसका दोहरा आवाज़ आ रहा हो। लेकिन ये मेरी और भी बड़ी गलती थी। जो गलतियाँ मैंने पहले की थी वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं थी। फिर मैंने आज रात का फिर से इंतज़ार किया और रात में मैंने देखा कि अब वो और भी डरावना होकर उठा और उठकर बाहर की तरफ चला गया। और इस बार भी दरवाजे और खिड़कियां सब कुछ अपने आप ही खुल रही थी बिना कुंडियों को हाथ लगाए। लेकिन इस बार मुझे लगा कि इसका पीछा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक शायद मैंने जो कुछ भी देखा था, जो वो तंत्र मंत्र और बाकी सारी चीज़ें जो कमरे में कर रहा था, उससे भी शायद कुछ खतरनाक और खूंखार बाहर करता होगा। इसीलिए इसका पीछा करना ज़रूरी है, क्योंकि
अगर मैं जानूंगा कि ये क्या कर रहा है और किस हद तक कर रहा है तो इसे सॉल्व करने में भी आसानी होगी। और यही सोचकर मैंने खुद को ढाढ़स बंधाया, हिम्मत दी और उसके पीछे लग गया, लेकिन इस चीज़ का और भी ज़्यादा ध्यान रखते हुए कि उसे पता ना चले कि मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ। धीरे धीरे मैं उसके पीछे और वो आगे आगे। थोड़े देर बाद वो एक अंधेरी गली में घुस गया, जिस गली में बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा था। उसके बाद वो दाएं बाएं देखकर एक अंधेरी झाड़ियों के बीच चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से किसी जानवर के चीखने की आवाज़ आई। उस जानवर के चीखने की आवाज़ सुनकर मुझे तो काफ़ी डर लगा, लेकिन मुझे लगा देखना ज़रूरी है। मैंने पेड़ की ओट से ये देखने की कोशिश की कि आखिर वो कर क्या रहा है। तो मैंने देखा कि वो एक कुत्ते को मारकर उसके इंटरनल पार्ट्स को निकालकर कुछ मंत्र उच्चारण कर रहा है और खून पी रहा है। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद उसने वहीं पे बहते एक छोटे से नाले में अपने खून भरे हाथों को धोया और घर को आने के लिए पलटा। मैं तुरंत छुप गया कि वो मुझे देख ना पाए और छुपते छुपाते उससे पहले रूम तक पहुंच गया। रूम पे पहुंच के मैं ऐसे सोने का नाटक करने लगा जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं पहले की तरह ही सो रहा हूँ। वो आया, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और वो भी इस तरीके से बगल में आके लेट गया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। फिर धीरे धीरे मेरे बेचैनी का आलम इस तरह बढ़ने लगा जैसे कि वहाँ किसी ने आग लगा दी हो। मेरे तन बदन से पसीने निकल रहे थे। मुझे डर के मारे उस कमरे में सोने के लिए ताकत नहीं जुट पा रही थी। फिर भी मैं चुपचाप वहाँ लेटे लेटे सुबह होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। मुझे पता था अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो अब शायद अपने दोस्त को बचाना या वापस लाना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने सुबह का इंतज़ार किया और सुबह होते के साथ मैंने उसे बहाना करते हुए कहा कि भाई आज तू ऑफिस चला जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं या तो देर से आऊँगा या तो नहीं आ पाऊँगा। उसने कहा कि मुझे भी फिर आज ऑफिस नहीं जाना, मैं बाहर से टहल के आता हूँ। मैंने तुरंत कहा हाँ हाँ बिल्कुल, तू बाहर से टहल के आ, मैं लेटा हुआ हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तू जाके बाद में ले आना। और उसके बाहर जाते के साथ मैंने तुरंत उसके घर वालों को फ़ोन लगाया और लगा के सारी बातें बता दी। उन लोगों को मुझ पे पूरा भरोसा था। वो लोग जानते थे कि हम लोग बचपन के दोस्त हैं, इसीलिए उन्हें ये भी पता था कि मैं कभी ये सारी बातें झूठ नहीं कहूँगा। इसीलिए उन लोगों ने तुरंत मेरे बातों पे विश्वास कर लिया। और जैसा कि मैंने सोचा था, शाम होते होते तक मेरे दोस्त के परिवार वाले एक पंडित जी को लेकर वहाँ पहुँच चुके थे। इसके बाद अपने फैमिली को देखकर तो उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसने पंडित जी को देखा उसने बोला चिल्लाते हुए, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे यहाँ किसने बुलाया? यहाँ से तुरंत के तुरंत निकल जा। लेकिन पंडित जी विचलित नहीं हुए। उन्हें हर चीज़ का ज्ञान था। उन्हें पता था कि ऐसी शक्तियाँ खुद को बचाने के लिए क्या क्या कर सकती हैं। लेकिन इन सारी आवाज़ों को सुनने के बाद राजू को और उसके परिवार को ये यकीन हो चला था कि जो कुछ भी राजू ने कहा था ये सारी बातें सच थीं। पंडित जी ने तंत्र मंत्र शुरू किया। थोड़ा भभूत लेकर उसके सिर पे फेंका और कुछ जल फेंककर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। वो इस बीच लगातार चीखे चिल्लाए जा रहा था और कोशिश कर रहा था पंडित जी को मारने की, लेकिन पंडित जी ने इशारा किया और सभी ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए। फिर पंडित जी ने मंत्र उच्चारण करके कहा कि अब इसके हाथ पैर पलंग से बांध दो, और हम लोगों ने भी वैसा ही किया। हालांकि उसे काबू करना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे उसे काबू किया। और पंडित जी को सारी बातें पहले से पता थीं कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हो रहा है। पंडित जी ने सारा तंत्र मंत्र करके कुछ उसके ऊपर छिड़क कर और जब उसे शांत कर लिया तो हम लोगों को बाहर चलने का इशारा किया। जब हम लोग पंडित जी के साथ बाहर गए तो पंडित जी ने बताना शुरू किया कि जब ये
भूतों और प्रेतों और जिन और चुड़ैल बाकी सारी चीज़ों के कहानियाँ सुनता था, तो धीरे धीरे उस तरफ इसका आकर्षण बढ़ने लगा। और इन सारी चीज़ों को सिर्फ एक बुलावे की ज़रूरत होती है। ये लोग हमारी दुनिया में आकर किसी के शरीर पर सवार होकर अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। तो जब इसने इन चीज़ों का नाम रातों में लेना शुरू किया, दिन रात ऐसी चीज़ों के बारे में सुनना, सोचना और दिन रात इन पे ध्यान लगाना शुरू किया, तो बाकी शक्तियों को लगा जैसे उन्हें आवाहन किया जा रहा है। तो तुरंत बिना वक्त गवाए वो शक्तियाँ एक के बाद एक कई सारी शक्तियाँ इसके साथ चिपक गई, जिसके वजह से वो लोग अपने लिए जो भी करना चाहती थी इसके द्वारा करवाती थी। जब तुमने ये सारी चीज़ें देखी तो वो ये नहीं कर रहा था, वो सारी चीज़ें वो शक्तियाँ करवा रही थी। और इतनी सारी शक्तियों से तुम्हारे दोस्त को छुटकारा दिलवाना मेरे अकेले के बस का नहीं है, इसीलिए इसको तुम लोग बांध के रखो। मैं कुछ भभूत और कुछ जल देता हूँ, अगर ये बेकाबू हो जाए तो इस पे वो छिड़क देना जिससे कि ये शांत हो जाए। लेकिन सिर्फ ये तभी करना जब ये बिल्कुल काबू में ना आ पाए। हालांकि ये तुम लोगों को बहुत तरीके से भ्रमित करेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, हो सकता है धमकियाँ भी दे, हो सकता है पुरानी बातें भी याद दिलाए, लेकिन तुम लोगों को पिघलना नहीं है। जैसा कि पंडित जी ने कहा था वैसा ही हुआ। शाम ढलते के साथ उसने रोना, चीखना, चिल्लाना, मिन्नतें करना सब शुरू कर दिया। लेकिन एक समय के बाद हमें ये समझते देर न लगी कि ये सब इसका नाटक है। उसके बाद हम लोगों ने जब उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो हम लोगों को गालियाँ और धमकियाँ देने लगा कि कभी तो खोलोगे, जब खोलोगे तभी मार डालूँगा। फिर उसके बहुत चीखने चिल्लाने के बाद हम लोगों ने उसके सिर पे भभूत डालकर और जल छिड़क दिया। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गया और हम लोग इंतज़ार करने लगे कि अगले दिन का वादा करके जो पंडित जी गए हैं वो अपने गुरु को लेके आए। और जैसा कि पंडित जी ने वादा किया था, अगले दिन वो अपने गुरु को लेके आए और उनके गुरु के घर में पहला पांव रखते के साथ ये बेचैन हो उठा, चीखने चिल्लाने लगा। लेकिन इस बार के चीखने चिल्लाने में डर नहीं, रोने जैसा और गिड़गिड़ाने जैसा आवाज़ आ रहा था, क्योंकि गुरुजी इतने शक्तिशाली थे और उन्होंने इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी कि उनको देखते ही इन सारी शक्तियों के दिल में डर बैठ गया। फिर गुरुजी अंदर आए और उन्होंने कुछ मंत्र तंत्र शुरू किया, जिसके बाद वो चीखना, चिल्लाना, रोना, गिड़गिड़ाना सब हुआ। लेकिन लास्ट में वो सभी ताकतें गुरुजी के सामने नतमस्तक नजर आईं। फिर उन्होंने उन सभी शक्तियों को आदेश देते हुए कहा कि या तो तुम लोग इसे छोड़ दो या तो मैं तुम सभी को एक साथ ही भस्म कर दूंगा। वो लोग क्या करते, उन लोगों को मेरे दोस्त को छोड़ के जाना पड़ा। हालांकि मेरे दोस्त को वो सारी शक्तियाँ छोड़ के तो चली गई थी, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या सिर्फ हॉरर स्टोरी सुनने से इतना कुछ हो सकता है। मुझे ये नहीं पता कि शायद स्टोरीज़ सुनने से या इसको अपने ऑब्सेशन बना लेने से या पता नहीं किस मुकाम, किस मोड़ पे मेरा दोस्त इस तरफ इतना ज़्यादा झुक गया, जिसके वजह से शायद वो ये। लेकिन गुरुजी ने तो यही बताया कि ये सब हॉरर स्टोरी सुनने से ही शुरू हुआ था। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, और ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।